गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS में आप सभी का स्वागत है। मैं रीना महिला आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम चर्चा करते हैं पॉलिटी के ऊपर और यहाँ पे पॉलिटी में हमने शुरू किया है पार्लियामेंट। आज के इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं बजट के ऊपर और उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या हमारे संविधान के अंदर मेंशन किया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। इससे पहले हमने पहली क्लास के अंदर कितने प्रकार के विधेयक हमारे संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। हमने बात की थी मनी बिल की, फाइनेंस बिल की, उसके अलावा ऑर्डिनरी बिल की हमने बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की हम पहले ही बात कर चुके हैं और इनमें क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बजट के ऊपर ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में शुरुआत कर दी थी, माइल्ड डिस्कशन हम ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं, बट आज की क्लास में प्रॉपर वे से बजट के ऊपर और उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहली बात, क्या हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट लिखा हुआ है, कहीं पे भी बजट मेंशन किया गया है? तो आंसर है नहीं, कहीं पे भी हमारे संविधान के अंदर बजट टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा कि कहीं पे भी बजट जो टर्म है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये शब्द बजट जो है कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा क्या टर्म यूज होती है, फिर किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो याद रखिएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो यहां पे किस नाम से इसको जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको हमारे संविधान के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो पहली बात कि हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है और सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसको डिफाइन किया गया है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे मैक्सिमम बेसिकली आर्टिकल 112 के अंदर, हमारे संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसे डिफाइन किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में बेसिकली इसकी परिभाषा हमारे संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन की गई है। तो बजट जो है किसको कहते हैं? बजट। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था ये बजट क्या होता है। बजट जैसे एक परिवार की, एक फैमिली का उदाहरण मैंने आप लोगों को पहले दिया था कि एक परिवार अपने लिए क्या करता है? बजट बनाता है। जैसे मैंने अपने घर का बजट बनाया, किस आधार पे बनाया कि मेरा पिछले महीने किस किस चीज पे मैंने खर्चा किया था, मेरी इस महीने की आमदनी क्या है और मेरी जरूरतें क्या हैं, कहां कहां मुझे खर्च करना है इस महीने, इस आधार पे मैं अपने घर का बजट बनाती हूं। सेम वे से फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इनफैक्ट अलग अलग मंत्रालय, जैसे परिवार में वो क्या करते हैं, परिवार में हम हर सदस्य की जरूरतों के हिसाब से बजट बनाते हैं कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और घर में किस चीज की जरूरत है, इस आधार पे हम बजट तैयार करते हैं। सो सेम वे से हमारा फाइनेंस बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल हमें देखना है कि कैसे किस किस क्षेत्र के अंदर हम खर्चा कर सकते हैं, हमारी आमदनी क्या है, हमारी पिछले साल यानी जो साल चला गया, जो फाइनेंशियल ईयर चला गया, वो बेसिकली वहां पे कहां हमने इन्वेस्टमेंट की, कहां कहां पे हमें फायदा हुआ, कहां कहां पे हमारा घाटा हुआ। इन सब के बावजूद हमें देखना है कि आज हमारी आमदनी कितनी है और आने वाले साल में किस किस क्षेत्र में सरकार खर्चा करेगी। ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे बजट के अंदर मेंशन की जाती है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है याद रखिएगा 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर जो है शुरू होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म होता है। तो हमें बजट कब से कब तक बनाना है? हमें जो है बजट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में। ठीक है, सो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमें किस किस क्षेत्र में कितना खर्चा करना है वो सारी की सारी बातें हम इस बजट के अंदर हम लिखते हैं। यहाँ पे साथ ही हमें यह भी पता होता है कि बजट के अंदर लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है
कि हमारी आमदनी कितनी है, हमें कितनी एस्टिमेटेड रेसिप्ट प्राप्त हुई है, कितनी रेसिप्ट जो है हमें प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ आने वाले साल में सरकार कितना खर्चा करने वाली है, ये सारी की सारी बातें हमारे बजट से हमें पता चलती हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें बजट के अंदर लिखी होती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जितना रिवेन्यू साल के अंदर प्राप्त होने वाला होता है, जितना रिवेन्यू सरकार जनरेट करने वाली है, साथ में कितनी यहाँ पे रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट सरकार को प्राप्त हुई, वो उसका पूरा ब्यौरा बजट के अंदर दिया जाता है। साथ ही किन किन, देखो किस किस सेक्टर में कहां कहां हम इन्वेस्ट करें जिससे सरकार को फायदा हो। ठीक है, सो यहाँ पे सरकार हर संभव प्रयास करती है कि उसका रिवेन्यू आने वाले साल में, जितना सरकार की आमदनी इस साल हुई है, आने वाले साल में इस तरीके से बजट तैयार करे कि उसका फायदा ज्यादा हो, उसकी कमाई ज्यादा हो। तो सरकार यहाँ पे बजट के अंदर मेंशन करती है कि कैसे जो है आने वाले साल के अंदर सरकार अपना रिवेन्यू बढ़ा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कहां कहां किस किस क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर के अंदर हम सरकार को एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा करने की आवश्यकता है, ये भी बजट के अंदर मेंशन किया जाता है। साथ ही यहाँ पे सरकार कंप्लीट डिस्कशन देती है। यहाँ पे जैसे घर के अंदर मैंने एग्जांपल दिया कि घर में पिछले महीने हमने कहां कहां खर्चा किया है, उन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। तो यही सेम चीज हमारे बजट के अंदर भी मेंशन होती है। बजट में कंप्लीट डिटेल मेंशन की हुई है कि ये जो क्लोजिंग ईयर है, यहाँ पे इस पूरे साल में हमने किन किन क्षेत्रों के अंदर इन्वेस्टमेंट की, कहां कहां किस क्षेत्र में हमने कितना खर्चा किया और उसका कितना आउटपुट आया है, ये सारी की सारी डिटेल भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ एक्चुअल रेसिप्ट कितनी प्राप्त हुई सरकार को, किस क्षेत्र के अंदर कितना खर्चा किया सरकार ने इस क्लोजिंग ईयर के अंदर, और घाटे के कारण क्या क्या है। यहाँ पे अगर सरकार ने कहीं किसी क्षेत्र के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की थी तो उससे आमदनी कितनी हुई, सरकार प्रॉफिट में गई या सरकार वहां पे नुकसान में गई, ये सारे की सारी बातें बजट में लिखी होती है। यहाँ पे अगर नुकसान होता है, डेफिसिट सरकार का होता है, तो क्या कारण है उस डेफिसिट के पीछे, ये सारी की सारी बातें बजट के अंदर मेंशन की जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर वे से बताया गया है कि बजट में कि आने वाला जो साल है, एक तो क्लोजिंग ईयर हो गया, जो साल खत्म हुआ है उसमें सरकार को कहां कहां घाटा हुआ, कहां कहां फायदा हुआ, ये तो लिखेगी। साथ ही जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, मतलब देखो बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, 1 फरवरी को। ठीक है, 2017 से पहले ये लास्ट वर्किंग डे हुआ करता था फरवरी का, तब बजट प्रस्तुत किया जाता था, और 1 अप्रैल से हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो साल खत्म हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी, और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वहां पे नए टैक्सेस किस किस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे सरकार लगाने वाली है, बढ़ाने वाली है, तो ये सारी की सारी बातें भी बजट के अंदर मेंशन की जाती है। आप सभी को जानते ही होंगे, जब बजट सरकार प्रस्तुत करने वाली होती है तो वहां पे सभी यहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं। क्यों एक्साइटेड रहते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें महंगी होने वाली है, कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है। स्पेशली जो लड़कियां हैं वो ध्यान देती है कि कपड़ों के ऊपर क्या जीएसटी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, या फिर स्पेशली लड़के जहां पे मोबाइल और गाड़ियों से बेसिकली डील करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अच्छा कौन कौन सी गाड़ियां महंगी हुई है, डीजल की, पेट्रोल की, या फिर कितना जीएसटी किसके ऊपर बढ़ाया गया है। ये सारी की सारी बातें बजट प्रस्तुत करने के बाद स्पेशली डिस्कशन का मुद्दा रहती है। तो इसलिए हमेशा लोग उत्सुक रहते हैं कि जब सरकार बजट प्रस्तुत करने वाली होती है तो हर तरफ जो है बजट के ऊपर चर्चा चलती है। ठीक है, सो बजट जो है, बजट के बाद सरकार जो है यहाँ पे किसी सेक्टर के अंदर टैक्स बढ़ा देती है, कहीं कुछ चीजें सस्ती हो जाती हैं बजट के बाद। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है सरकार क्या क्या नई पॉलिसी लेके आने वाली है, किस क्षेत्र के लिए नई स्कीम, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं सरकार लेके आने वाली है, ये सारी की सारी बातें बजट के अंदर सरकार बताती है। स्पेशली वीकर सेक्शन के किस क्षेत्र के अंदर मान लो
किसी का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, कोई यहाँ पे एजुकेशन के लिए पॉलिसी लेके आनी है, किसानों के लिए कोई यहाँ पे अलग से स्कीम बनाने की जरूरत है, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बजट के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर वे से सरकार किस किस क्षेत्र में किन कहां पे खर्चा करने वाली है, ये यहाँ पे पूरा ब्यौरा जो है बजट के अंदर दिया जाता है। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट, कौन कौन सी नई स्कीमें जो है भारत के कल्याण के लिए यहां पे सरकार लेके आने वाली है, ये बातें बताई जाती है। 2017 से पहले भारत के अंदर, ठीक है, 2017 से पहले भारत के अंदर क्या हुआ करता था, रेलवे बजट जो है अलग से प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। 2017 से पहले क्या हुआ करता था कि रेलवे बजट रेलवे मंत्रालय के द्वारा अलग से प्रस्तुत किया जाता था और पूरे भारत का जो जनरल बजट होता है वो अलग से प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। पर 2017 के बाद से क्या हुआ, 2017 के बाद से एक तो ये डेट चेंज हो गई कि पहले लास्ट वर्किंग जो फैब का लास्ट वर्किंग डे हुआ करता था, मान लो 28 दिनों का महीना है तो 28 तारीख को, या 29 का महीना है तो 29 तारीख को यहाँ पे बजट प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा हुआ करता था। 2017 के बाद ये 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये जो बजट था, रेलवे बजट और जनरल बजट, इन दोनों को भी मर्ज कर दिया गया, ठीक है। सो 2017 से पहले रेलवे बजट और जनरल बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे, अब जो है यहाँ पे दोनों को मर्ज किया जाने लगा, ठीक है। सो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय अपना एक्सपेंडिचर बताता था, अपना यहाँ पे क्या किन किन क्षेत्रों में कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पे सारी की सारी रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रेलवे मंत्रालय के द्वारा होती थी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर सारी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। बट 2017 के बाद से दोनों बजट को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया, ठीक है। सो इससे पहले यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि याद रखिएगा कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। सो यहाँ पे किस कमेटी, देखो 1924 के अंदर, ठीक है, 1924 के अंदर बजट को अलग अलग किया गया था, ठीक है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा पूछ सकते हैं किस वर्ष जो है जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग किया, तो याद रखिए 1924 के अंदर जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो याद रखना है एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट, जो एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1921 के अंदर। एकवर्थ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कहा था कि रेलवे को हमें सक्सेसफुल बनाना है तो जनरल बजट से इसको अलग कर दो, जितनी यहाँ पे आमदनी होगी, जितना रेवेन्यू रेलवे जनरेट करेगी वो रेलवे के ऊपर ही खर्च किया जाए। क्यों ऐसा कहा गया था? ऐसा इसीलिए कहा गया था कि उस समय पे पूरे विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, ठीक है, और ब्रिटेन के अंदर भी जो चीजों का उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ब्रिटेन को चाहिए था एक मार्केट, और मार्केट के लिए स्पेशली ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए थे, और भारत में ट्रांसपोर्ट का सबसे उत्तम साधन क्या हो सकता था? रेलवे। और इसीलिए यहां पे ब्रिटेन की सरकार ने भारत के अंदर रेलवे को डेवलप करने के लिए प्रयास किए। ये भारत के लिए नहीं थे, अपने फायदे के लिए ब्रिटेन ने रेलवे को भारत के अंदर डेवलप करना शुरू किया। और यहां पे कहा गया कि हमें जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना रेवेन्यू रेलवे का जनरेट होगा वो रेलवे के ऊपर ही खर्च किया जाए, ठीक है। सो रेलवे के हाथों को फ्लेक्सिबल कर दिया जाए ताकि आमदनी जितनी हो उसी हिसाब से इसको इसके ऊपर खर्च किया जाए और भारत के अंदर रेल नेटवर्क को मजबूत किया जाए। इसीलिए 1924 में जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया, ठीक है। सो यहां पे प्रॉपर वे से रेलवे को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्पेशली जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात कही गई कि स्पेशली यहाँ पे रेलवे के अंदर जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है वो सारा रेलवे के पास ही जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे रेलवे अपने प्रॉफिट को अपने पास रखे अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो इसलिए भारत के अंदर रेलवे नेटवर्क चाहिए था, ब्रिटेन की जरूरत थी, क्योंकि उसे एक बड़े
बाजार के अंदर ट्रांसपोर्ट के साधनों की आवश्यकता थी, यातायात का सुचारू रूप से चलना ब्रिटेन की जरूरत थी। इसीलिए ब्रिटेन चाह रहा था भारत के अंदर जो रेलों का संचार है, जो रेल नेटवर्क है, वो एक बेहतर दिशा के अंदर आगे बढ़े। इसीलिए जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया। ठीक है, सो 1924 में अलग हुआ बजट 2017 के अंदर वापस से मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सो यहां पे 2017 के अंदर वापस जनरल बजट के अंदर रेलवे बजट को जो है मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई है। अब जो है केवल एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता है भारत के अंदर, वो है जनरल बजट, और फाइनेंस मंत्री के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। ठीक है, सो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। ठीक है, सो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, यहां पे बजट के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल चीजें हैं। पहली बात कि सबसे पहले बजट किसके द्वारा यहां पे सदन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, सो सदन में किसके द्वारा रखा जाता है? हर साल राष्ट्रपति। ठीक है, सो यहां पे क्या किया जाता है? हर साल जो है राष्ट्रपति जो है बजट को संसद के अंदर बेसिकली प्रस्तुत करेगा। ठीक है, प्रस्तुत इन द सेंस समक्ष जो है रखेगा। ठीक है, सो यहां पे पढ़ने डिटेल में बताने का काम जो है फाइनेंस मंत्री, वित्त मंत्री का होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, बट जो सदन के समक्ष रखने का काम होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, सो यहां पे राष्ट्रपति जो है हर वित्तीय वर्ष में, हर फाइनेंशियल वर्ष के अंदर सरकार की जो स्पेशली क्या क्या यहां पे सरकार की आमदनी हुई है, कहां कहां पे सरकार व्यय करने वाली है, इसका कंप्लीट ब्यौरा जो है संसद के दोनों सदनों के सामने रखता है। ठीक है, सो यहां पे किसके द्वारा हर साल रखा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सो यहां पे प्रेसिडेंट जो है हर फाइनेंशियल ईयर में दोनों सदन के समक्ष जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखा जाता है दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, सो एक चीज और याद रखिए, यहां पे ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हमारे बजट की रिगार्डिंग दी हुई हैं। ठीक है, और याद रखना कहीं पे भी बजट शब्द मेंशन नहीं किया गया है, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है बजट शब्द के बारे में, हमें हर जगह जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है। ठीक है, सो बजट वर्ड जो है कहीं नहीं लिखा गया। ठीक है, अब जो है और क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि कोई भी ग्रांट, ठीक है, सो कोई भी डिमांड जो है यहां पे बेसिकली राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है, सो यहां पे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान या मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, सो राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। ठीक है, सो यहां पे स्पेशली राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी चीज यहां पे कोई मनी बिल है। ठीक है, सो कोई भी मनी बिल होगा जो टैक्स लगा रहा है। ठीक है, सो यहां पे मनी बिल, कोई भी मनी बिल जो टैक्स इंपोज करने की बात करता है तो वहां पे भी राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना वे पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक जो है संसद में पेश नहीं किया जाएगा और ऐसा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। आप सभी को पता है मनी बिल केवल और केवल लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता। और दूसरा, राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही इसे संसद के अंदर, इसे लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा केवल मंत्री, क्योंकि ये पब्लिक बिल होता है, मंत्री के द्वारा ही इसे प्रस्तुत किया जाता है। और यदि ये फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता, तो उस केस में सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर यदि बहुमत होगा तो उस केस के अंदर मनी बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, क्योंकि सरकार का बिल है, सरकार के पास बहुमत है। लोकसभा, सिर्फ लोकसभा की पावर होती है मनी बिल के रिगार्डिंग।
तो यहाँ पे जैसे ही मनी बिल जो है पास नहीं होता उसके बाद सरकार को रेजिग्नेशन भी देना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होगा तो मनी बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मनी बिल जो टैक्स लगाने की बात करता है तो वो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना यहाँ पे संसद के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, उसे राज्यसभा के अंदर भी पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा कोई भी टैक्स, ठीक है, सो यहां पे लॉ के, अब देखो यहां पे कोई लॉ, यहां पे लॉ के हिसाब से ही टैक्स इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई भी इलीगल टैक्स जो है वो इंपोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ आ गई है कि कोई भी टैक्स, ठीक है, कोई कर जो है कानून के अधिकार को छोड़ के, मतलब कोई इलीगल टैक्स जो है किसी भी व्यक्ति के ऊपर बजट के नाम पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, सो यहां पे लीगल होगा, कोई टैक्स यहां पे इंपोज कर सकते हैं। संविधान के अंदर मेंशन किया गया है केवल यहां पे लीगल टैक्स ही लगाए जा सकते हैं, कोई भी इलीगल टैक्स जो है इंपोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। कोई हमारे संविधान, बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, ऐसा कोई भी टैक्स जो है बजट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से इंपोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करेगी। पार्लियामेंट जो है यहाँ पे याद रखिएगा स्पेशली बजट। ठीक है, सो यहाँ पे बजट को, बजट के अंदर टैक्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो टैक्स को जो है रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स। ठीक है, सो यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, पर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा बजट के अंदर पार्लियामेंट जो है क्या कर सकता है, टैक्स को रिड्यूस कर सकता है, खत्म कर सकता है, पर इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा पार्लियामेंट जो है कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स, मतलब या तो रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, घटा सकता है, खत्म कर सकता है, पर यहां पे बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, बढ़ा नहीं सकता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रावधान क्या है बजट के रिगार्डिंग, बेसिकली जो यहाँ पे देखो बजट क्या है, बजट स्पेशली यहाँ पे लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से हमारे संविधान ने डिफाइन किया है दोनों सदनों का क्या क्या रोल रहने वाला है बजट के इनेक्टमेंट में, यानी कि जब जब बजट बनाया जाएगा दोनों सदनों का क्या क्या रोल रहेगा, ये स्पेशली मेंशन किया गया है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, सो यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी देखो हमने जब मनी बिल और फाइनेंस बिल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो मनी बिल होता है और फाइनेंस बिल वन होता है। ठीक है, सो मनी बिल और फाइनेंस बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल और मनी बिल प्रथम। ठीक है, मनी बिल वन जो है, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन किया गया है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, केवल और केवल ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा के अंदर नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो यहाँ पे मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन किया गया है और फाइनेंस बिल जो है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, सो हमारे संविधान के अंदर मेंशन किया गया है कि कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल वन जो है लोकसभा के अलावा राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और सिर्फ लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग बहुत मिनिमल पावर होगी, केवल 14 दिनों तक ही इसको डिले कर सकता है, वोट देने का अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे राज्यसभा के पास वोट देने का अधिकार नहीं है, केवल और केवल लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी बजट के ऊपर। ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पे मनी बिल और फाइनेंस बिल के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे मनी बिल और फाइनेंस बिल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो कोई भी बिल, फाइनेंस बिल वन और फाइनेंस मनी बिल, ठीक है, सो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। देखो
मनी बिल की बात की जा रही है। मनी बिल के संदर्भ में सारी की सारी पावर लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे फाइनेंस बिल और मनी बिल में दो सिमिलैरिटीज हैं कि दोनों के दोनों राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे प्रस्तुत किए जाते हैं और लोकसभा में किए जाते हैं। एल्सवाइज फाइनेंस बिल 1 बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह प्रस्तुत होता है। दोनों के पास, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर पावर होती है फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग, ठीक है। मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर होती है मनी बिल को रिजेक्ट करने की, अमेंड करने की, यहां पे चेंजेस की। राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग पावर्स नहीं होती है। यहां पे यही बात कही गई कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है वोट ऑन, यहां पे वोट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट्स, ठीक है। यहां पे जो डिमांड होगी ग्रांट्स के ऊपर, उस पे वोटिंग का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। ये एक्सक्लूसिव राइट किसका है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अधिकार है, ठीक है। सो राज्यसभा के पास क्या वो मनी बिल को रिटर्न कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये चीज है। यहाँ पे राज्यसभा ना तो इसके अंदर संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, और ना ही इसको रिटर्न कर सकता है। सिर्फ एक पावर है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसे डिले कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस बिल की अगर मैं बात कर लूं तो फाइनेंस बिल में केवल वो ही दो सिमिलैरिटीज यहाँ पे होंगी कि ये दोनों लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। फाइनेंस बिल 1 की बात कर रही हूं तो यहां पे ये दोनों सिमिलैरिटीज के अलावा फाइनेंस बिल सिर्फ और सिर्फ यहां पे उसी प्रक्रिया से पास होगा जैसे साधारण विधेयक पास होता है, ठीक है। यहां पे राज्यसभा के पास फाइनेंस बिल को रिटर्न करने की पावर होती है, पर मनी बिल को रिटर्न करने की पावर राज्यसभा के पास नहीं है। केवल इसको 14 दिन, ठीक है, 14 दिन डिले कर सकता है लोकसभा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशल चीजें जो है बजट के रिगार्डिंग हमारे संविधान के अंदर मेंशन की गई है। अगला पॉइंट, अगला है कि यहां पे एस्टिमेट, ठीक है। सो बजट क्या करेगा? बजट जो है अलग से बताएगा यहां पे कौन कौन सा सरकार का व्यय जो है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और बेसिकली मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि बजट में सही तरीके से, अलग अलग तरीके से बताया जाएगा कि कौन सा व्यय जो है भारत के संचित निधि के ऊपर भारित है और कौन सा जो व्यय है बेसिकली भारत सरकार जो है संचित निधि से करने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे भारत जो है और किया गया व्यय जो है भारत सरकार का अलग अलग हमारे बजट के अंदर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों सरकार के व्यय अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से बजट के अंदर मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सरकार, ठीक है। सो यहां पे सरकार जो है प्रॉपर वे से बताएगी कि यहां पे बजट राजस्व खाते पर व्यय को, अब देखो यहां पे क्या कर रही है सरकार जो है, रेवेन्यू ऑन अकाउंट पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये हर चीज जो है अलग अलग तरीके से मेंशन करेगी, ठीक है। सो बात समझ आया कि बजट जो है प्रॉपर वे से जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू ठीक है, जो रेवेन्यू अकाउंट का खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, यहां पे अदर खर्चे से इसमें क्या अंतर है सरकार के, तो इसको प्रॉपर वे से बजट के अंदर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर वे से इसको बजट के अंदर जो है मेंशन किया जाएगा। दूसरी बात, यहां पे कौन कौन से ऐसे सरकार के व्यय हैं, कौन कौन से ऐसे सरकार के एक्सपेंडिचर हैं जो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। और ये क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि भाई ये जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब सरकार का ऐसा व्यय जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित है, उसके ऊपर संसद में वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। केवल और केवल डिस्कशन होती है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। तो याद रखिएगा यहां पे जो भी ऐसा सरकार का एक्सपेंडिचर, ऐसा सरकार का व्यय जो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के
के ऊपर भारित होगा, संचित निधि के ऊपर, ऐसे व्यय के ऊपर, ऐसे एक्सपेंडिचर पे संसद में वोटिंग नहीं होगी। संसद के अंदर वोटिंग उस पे नहीं होती है, केवल और केवल उस पे चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। सो इसीलिए प्रॉपर वे से इस एक्सपेंडिचर को मेंशन किया जाएगा बजट के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सा है और मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सरकार का व्यय कौन सा है, ये दोनों खर्चे, ये दोनों एक्सपेंडिचर जो है सरकार के अलग अलग तरीके से यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किए होने चाहिए। ठीक है, सो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, किसके रिगार्डिंग, बजट के रिगार्डिंग, जो हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसकी बात चल रही थी, चार्ज एक्सपेंडिचर। देखो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे याद रखिएगा, बजट के अंदर दो प्रकार के व्यय मेंशन होते हैं। ठीक है, बजट के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के व्यय, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर सरकार के मेंशन होते हैं। दो प्रकार के व्यय कौन से होते हैं, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर या सरकार के खर्चे कौन कौन से होते हैं भाई। एक तो ऐसे खर्चे जो संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं और एक ऐसे खर्चे जो संचित निधि से किए जाते हैं। ठीक है, जो भारित होंगे उन पे वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, ऐसे खर्चे जो चार्ज होंगे उनके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ संसद में डिस्कशन होगा, उस पे डिबेट होगी, सिर्फ डिस्कशन, डिबेट, चर्चा ही यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर पे भारित व्यय के ऊपर हो सकती है, वहां पे वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, वोटिंग वहां पे नहीं होगी। और जो मेड है, मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है संचित निधि से, उसके ऊपर सरकार क्या संसद के अंदर डिस्कशन भी होगी और वोटिंग भी होगी। दोनों में यही डिफरेंस है, मतलब एक पे वोटिंग होती है और एक पे वोटिंग नहीं होती है। तो याद रखना है, जो भारित होता है, जो चार्ज होता है, उस पे वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उस पे चर्चा होगी, डिबेट होगी, पर वोटिंग संसद के अंदर नहीं होगी। ठीक है, सो याद रखिएगा, चार्ज जो एक्सपेंडिचर है वो नॉन वोटेबल होता है, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। और जो मेड एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार के द्वारा बेसिकली किया जाता है संचित निधि से, ऐसे व्यय के ऊपर, ऐसे एक्सपेंडिचर के ऊपर डिस्कशन भी होती है और वोटिंग भी होती है। ठीक है, सो यहां पे याद रखिए कौन कौन सा सरकार का ऐसा व्यय है जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, भारित होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। तो पहला है राष्ट्रपति के एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस। सरकार यहाँ पे राष्ट्रपति के भत्ते और उनके पद से संबंधित जितने भी सरकार के व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सारे, उन सभी के ऊपर संसद के अंदर वोटिंग नहीं होती है। वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं, वे उन पे वोटिंग नहीं होती है। उसके अलावा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति साहब की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष, इन सभी के जो वेतन और भत्ते होते हैं वे भी बेसिकली संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं, उनके ऊपर भी कोई वोटिंग सदन के अंदर नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों के जितने भी वेतन, भत्ते और पेंशन होती है, उनके ऊपर जो है यहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के यहाँ पे सैलरी, अलाउंसेस और उनके ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे यहाँ पे होते हैं, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यहाँ पे सैलरी, अलाउंसेस और जो पेंशन है, उनके ऊपर बेसिकली वोटिंग नहीं होते हैं। ये जो खर्चा है सरकार का, ये भारित होता है संचित निधि के ऊपर, यानी सदन के अंदर इसमें वोटिंग नहीं होगी, केवल और केवल इस पे चर्चा होगी। उसके अलावा हमारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके पेंशन पे भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं होती है। सीएजी की बात करते हैं,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उनकी भी जो सैलरी अलाउंसेस और जो पेंशन होती है वो भी सरकार की संचित निधि के ऊपर भारित होती है, उस पे भी वोटिंग नहीं होती है। ये भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वोटिंग इस पे नहीं होती है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपके यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स की सैलरी अलाउंसेस और पेंशन, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन की सैलरी अलाउंसेस और पेंशन के ऊपर भी ये जो खर्चा होता है सरकार का, ये भी कहाँ है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि के ऊपर भारित होता है। और इसके ऊपर भी सदन के अंदर वोट नहीं की जाती है, वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चर्चा होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, चर्चा होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सीएजी का जो ऑफिस होता है उसके जितने खर्चे हैं, यूपीएससी के यहाँ पे बेसिकली जितने ऑफिस का खर्चा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय भारत के सीएजी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय संघ लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक व्यय जितने भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे, वे सारे के सारे यहाँ पे भारित होते हैं भारत के संचित निधि के ऊपर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, और इन पे कोई भी यहाँ पे वोटिंग नहीं होती है सरकार सदन के अंदर, ठीक है। सो बात समझ आ गई कि उच्चतम न्यायालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय संघ लोक सेवा के प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जितने होते हैं उन पे वे सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होते हैं, भारित होते हैं, वोटिंग सदन के अंदर नहीं होते हैं। और क्या है भाई, यहाँ पे सरकार के जितने भी उधारियां हैं, ठीक है, जितने भी डेट चार्जेस हैं, सरकार के जितने भी ऋण हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार ने जितने ऋण लिए हुए हैं उन पे सरकार को इंटरेस्ट भी देना होगा। सरकार ने लोन लिया है, ऋण लिया हुआ है सरकार ने, हर साल सरकार उस पे ऋण पे इंटरेस्ट भी देती होगी, सरकार का ब्याज भी होगा वो, ठीक है। सो यहाँ पे सारे के सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं, उनके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार के जो बेसिकली डेट है, ऋण प्रभार है, ठीक है, उसके अलावा जिसमें ब्याज डूबता निधि प्रभार, और उसके अलावा क्या होगा, जितने भी रिडेम्पशन चार्जेस हैं, सो ये सारे के सारे खर्चे भी किसके ऊपर है, सो यहाँ पे लोन रेज करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सर्विसेज में जो सर्विसेज में और जो रिडेम्पशन डेप्ट है वो सारे के सारे जो है सरकारी के जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि होता है, उसके ऊपर भारित होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सरकार के जो खर्चे हैं ये सारे के सारे किसके ऊपर भारित होते हैं, ये भारित होते हैं संचित निधि के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा सरकार को कोई बेसिकली न्यायालय ने कह दिया है, सरकार का की कोई डिग्री यहाँ पे कोई सरकार का कोई यहाँ पे जजमेंट आई है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फाइन है, कोई अवार्ड है, कोई यहाँ पे प्रॉपर वे से सरकार को पे करना है कोई अमाउंट, तो वो सारा भी संचित निधि के ऊपर भारित होता है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी भी न्यायालय के द्वारा या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या निर्णय को पूरा करने के लिए जो आवश्यक राशि की आवश्यकता होती है, जो आवश्यक व्यय जो है सरकार करती है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर भारित होता है, संचित निधि के ऊपर भारित होता है, ठीक है। उसके अलावा संसद द्वारा घोषित कोई भी अन्य व्यय, ठीक है, सो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि किसी भी अदर एक्सपेंडिचर को, किसी भी अदर व्यय को वो संचित निधि जो भारत की है उसके ऊपर भारित कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज कर सकती है, ठीक है, ताकि इस पे डिस्कशन ना हो। यहाँ पे संसद ऐसा कोई भी निर्णय ले सकती है, घोषित कर सकती है सरकार के ऐसे किसी भी खर्चे को कि उस पे वोटिंग ना हो, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर हो जाए, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। ये थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। सो यहाँ पे बजट से संबंधित कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे। सो ये सारे के सारे प्रावधान जो है हमारे आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब जो है बजट क्या होता है, बजट कई सारी स्टेजेस के अंदर पास किया जाता है, तो इसकी एक बार स्टेजेस देख लेते हैं, किन किन चरणों से ये पास होता है। सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होती है, सबसे पहले
पहले प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर डिस्कशन होगी, फिर जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं उनके द्वारा इसे चेक किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और लास्ट में फाइनेंस बिल जो है यहाँ पे पास होगा। इन स्टेजेस से बजट जो है पास होता है। ठीक है, ये सारी की सारी स्टेजेस जो है अपनी इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है बजट की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बजट की प्रस्तुति। ठीक है, जैसे क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि 2017 के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे। क्या चेंजेस थे कि पहले हमारा बजट क्या किया जाता था, हमारा जो लास्ट वर्किंग डे हुआ करता था फरवरी का, जैसे अगर 28 का महीना है, 28 दिनों का महीना है तो 28 तारीख को प्रस्तुत किया जाता था, और 29 फरवरी है तो यहाँ पे 29 दिनों का मंथ है तो 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब जो है 2017 से पहले उस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता था, बट 2017 के बाद से इसे चेंज किया गया है। अब 1 फरवरी को बजट जो है संसद के अंदर पेश किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेशली संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, बजट के ऊपर अपनी प्रस्तुति देते हैं, अपनी स्पीच जारी करते हैं जिसको बजट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति बजट के अंदर बेसिकली बजट को दोनों सदन के अंदर रखते हैं, ठीक है, रखा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा जाए क्या बजट स्पीच जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, नहीं, किसको कहते हैं बजट स्पीच, तो यहाँ पे याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है बजट के ऊपर अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक प्रकार से बजट की पूरी समरी जो है अपनी इस स्पीच, अपने इस भाषण के माध्यम से संसद के अंदर प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि बजट के अंदर एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे सरकार को क्या घाटा रहा है, पहले क्या जो है पिछले साल सरकार की आमदनी रही है, अब सरकार क्या क्या नई रणनीति लेके आने वाली है, कौन कौन सी नई स्कीम जो है इस साल सरकार लेके आने वाली है, किस सेक्टर में कितना खर्चा सरकार करने वाली है। अपने भाषण के अंदर वित्त मंत्री साहब यहाँ पे लोकसभा के अंदर जब बजट को प्रस्तुत करते हैं तो वहां पे स्पेशली जो है उनके द्वारा बताया जाता है, और वित्त मंत्री के द्वारा दी गई ये जो स्पीच है, ये जो भाषण है, इसको बजट स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसी को है बजट स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे बजट भाषण के रूप में इसे जाना जाता है। और किसका भाषण होता है, ये वित्त मंत्री का, राष्ट्रपति का नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति का नहीं होता है, वित्त मंत्री का भाषण होता है जिसे बजट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, और इस बजट स्पीच में क्या होता है, ओवरऑल कंप्लीट समरी रहती है, प्रॉपर वे से बताया जाता है सरकार की क्या आमदनी है, क्या खर्चा है, कहां कहां किस किस क्षेत्र में सरकार खर्चा करने वाली है, ये सारी की सारी जानकारी जो है इस बजट के माध्यम से बताए जाते हैं। ठीक है, सो बात समझ आ गई है कि बजट स्पीच के बाद क्या होता है, बेसिकली लोकसभा के अंदर जो है भाषण देते हैं वित्त मंत्री साहब। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया गया और जैसे ही अपना भाषण खत्म करेंगे, ठीक है, सो लोकसभा के अंदर भाषण के अंत के बाद जो है राज्य सभा के समक्ष जो है बजट को रखा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही लोकसभा में बजट स्पीच जो है खत्म होगी, उसके बाद जो है राज्यसभा के अंदर बजट जो है प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा कि राज्यसभा के पास डिस्कशन की पावर होती है बजट के ऊपर। ठीक है, सो यहां जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग का अधिकार राज्यसभा को नहीं होता है। जो अनुदान मांगे होती हैं उनके ऊपर राज्यसभा के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। किसके पास अधिकार होता है, केवल लोकसभा के पास इसका अधिकार होता है। ठीक है, सो जैसे ही वित्त मंत्री अपनी स्पीच खत्म करेंगे, जो बजट है वो राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाएगा और राज्यसभा के पास ग्रांट्स के ऊपर वोट देने का अधिकार नहीं होता है। किसके पास होता है, केवल और केवल लोकसभा के पास ये अधिकार होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो बजट डॉक्यूमेंट होती है, जो
पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। देखो यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, एक तो होती है बजट स्पीच, ठीक है। ये बजट स्पीच किसके द्वारा दी गई, ये बजट स्पीच जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्पीच जो दी गई उसी को बजट स्पीच कहा जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है। सो वित्त मंत्री ने जो स्पीच दी है उसी को बजट स्पीच कहा जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल 112 में जो मेंशन की गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट, क्या क्या इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है वो यहाँ पे बेसिकली बजट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी, ठीक है। बजट के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, एक तो बजट स्पीच होगी, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होगा और एक एप्रोप्रिएशन बिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल बिल होगा और स्टेटमेंट यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट के ऊपर स्टेटमेंट यानी कि अब प्रॉपर वे से फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी क्या है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी क्या है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बजट क्या है, रेसिप्ट बजट क्या है, सो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का पूरा प्रोफाइल क्या है, ठीक है। प्रॉपर वे से बताएगा हर चीज को, फाइनेंस बिल के क्या क्या यहाँ पे पहलू हैं, ठीक है। सो एक ओवरऑल यहाँ पे बजट को एक ग्लैंस के अंदर यानी कि एक प्रॉपर वे से बताएंगे, एक समरी के रूप में बता देगा और बजट के आउटकम क्या क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पे बजट के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी और ये सारे जो हैं बजट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, बजट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब बारी है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। एक इकोनॉमिक सर्वे भी होता है। बजट तो हमने बता दिया कि यहाँ पे बजट जो है प्रॉपर वे से बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज है भाई, सरकार क्या करने वाली है। अब जो है डिटेल जो पिछले साल यानी कि जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा बेसिकली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, ठीक है, जो पिछला साल था उसमें सरकार ने किस किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाया और सरकार को कितना घाटा हुआ, उसकी हर डिटेल चर्चा इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर होती है, ठीक है। इस इकोनॉमिक सर्वे में याद रखना, कई बार आपको कह दे कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ठीक है, कई बार आपको कह दे कि इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताएगा कि सरकार आने वाले साल में क्या खर्चा करने वाली है, यानी कमिंग फाइनेंशियल ईयर की डिटेल इकोनॉमिक सर्वे में होती है। यदि ऐसी कोई स्टेटमेंट आपके पेपर में आ जाए तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ठीक है। सो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पिछले साल सरकार ने कहां कहां क्या किया है, क्लोजिंग ईयर की सारी एक्टिविटी कहां लिखी होगी, इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लिखी होगी, ठीक है। सो इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी चीज कमिंग ईयर में क्या सरकार करने वाली है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे कमिंग ईयर की बातें मेंशन नहीं की गई है। कमिंग ईयर में क्या क्या सरकार करने वाली है वो सब चर्चा इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नहीं होती है। ये कहां होती है, ये बजट के अंदर होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ और सिर्फ जो क्लोजिंग ईयर होता है उसमें सरकार की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, किन किन क्षेत्रों में एक्चुअल में सरकार ने क्या खर्चा किया, कितना उससे फायदा हुआ, कितना आउटकम पिछले क्लोजिंग ईयर में आया है, वो सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर रखा होता था, ठीक है। सो पहले क्या हुआ करता था, पहले जब बजट प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है, पहले जब बजट प्रस्तुत किया जाता था तो उसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत किया जाता था पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे पहले बजट के साथ ही कर देते थे। अब क्या करते हैं, अब जो है ऐसा प्रावधान नहीं है। अब या तो किसी एक दिन जो है इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर दिया जाता है या फिर बजट से पहले ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बजट के साथ में नहीं करते हैं, पहले बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत कर दिया जाता था, ठीक है। तो यहां पे ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये स्पेशली बताता है कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, किस सेक्टर के अंदर हमारा
कितना ग्रोथ हो रहा है वो हमें कहां से पता चलता है, वे आंकड़े हमें इस इकोनॉमिक सर्वे से मिलते हैं। ठीक है, सो यहां पे प्रॉपर वे से आंसर राइटिंग के लिए अगर मैं कह दूं तो यहां पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपकी बात करूं तो यहां पे मेंस के लिए आपको कई सारे ग्राफ, कई सारे डेटा कहां से मिलेंगे, इस इकोनॉमिक सर्वे से मिलेंगे। इसलिए एग्जाम में कहा जाता है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है इसको पढ़ना जरूर। ठीक है, सो यहां पे इकोनॉमिक सर्वे से हमें समझ में आता है कि सरकार कहां कहां कैसे कैसे खर्चा करती है, क्या फायदा हुआ है। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहां पे उतना ही महत्व, जितना महत्व बजट का है उतना महत्व जो है इकोनॉमिक सर्वे का भी होता है। ठीक है, सो यहां पे इकोनॉमिक सर्वे पहले बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, अब जो है इकोनॉमिक सर्वे क्या किया जाता है, या तो किसी एक दिन उसको प्रस्तुत कर देंगे या फिर बजट प्रस्तुत करने से पहले ही उसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सो अब जो है बजट तो बता दिया यहां पे। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है भाई, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, सो यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ये रिपोर्ट सारी प्रिपेयर की जाती है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सो ये इंगित करता है, ये बताता है कि हमारी नेशनल इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, कितनी बेसिकली ग्रोथ रेट रही है हमारी, क्या हमारी पिछले साल के मुकाबले इस बार ग्रोथ रेट बढ़ी है, कम हुई है, कितना हमारा किस सेक्टर में फायदा हुआ, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, कितना किस सेक्टर में हमारा लॉस हुआ, ये कहां से पता चलता है, इकोनॉमिक सर्वे से हमें पता चलता है। ठीक है, सो यहां पे सबसे पहला चीज हमने बात कर ली किसकी, प्रेजेंटेशन की। ठीक है, सो यहां पे पहला क्या था, सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता था, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट था। ठीक है, सो पहली स्टेज हमने देख ली कि बजट को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बजट स्पीच जो है लोकसभा में दी जाती है वित्त मंत्री के द्वारा, और जैसे ही स्पीच खत्म होगी वैसे ही यहां पे क्या होगा, राज्यसभा के अंदर बजट जो है प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है, सो यहां पे बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा, बजट प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। ठीक है, तो क्या जब बजट प्रस्तुत कर दिया गया साथ ही साथ उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे वित्त मंत्री ने बजट की स्पीच दी उसके बाद ही क्या डिस्कशन शुरू कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बजट स्पीच दी गई, फिर जो है यहाँ पे कुछ दिन, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ दिनों बाद इसके ऊपर चर्चा शुरू होती है, सेम डे तभी के तभी यहाँ पे इस पे चर्चा शुरू नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पे 3-4 दिन बेसिकली दिए जाते हैं दोनों ही सदन को, दोनों ही हाउसेस को यहाँ पे 2-4 दिन दिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे इस पे चर्चा जो है शुरू होती है। जैसे जिस दिन इसको प्रस्तुत किया गया उसी दिन सेम डे यहाँ पे उस पे चर्चा नहीं होती है, डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन कब होता है, 3-4 दिन का समय दिया जाता है, 3-4 दिन के समय देने के बाद अब जो है फिर इस पे डिस्कशन शुरू होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जब डिस्कशन शुरू होती है, ठीक है, सो अब जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन जो है दोनों ही सदन के अंदर होगी। ठीक है, लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी। ठीक, तो डिस्कशन दोनों ही सदन में होगी, लोकसभा में और राज्यसभा में, बट वोटिंग केवल और केवल कहां पे होगी, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होगी। ठीक है, सो यहाँ पे वोटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ कहां होगी, बेसिकली लोकसभा के अंदर यहाँ पे होगी। ठीक है, सो ये चीज बात समझ आ गई। अब जो है इस स्टेज पे, ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इस स्टेज पे लोकसभा के अंदर डिस्कशन होगा बजट के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे लोकसभा में बजट के ऊपर डिस्कशन होगा, कंप्लीट बजट पे डिस्कशन होगा, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, बजट से रिलेटेड यहाँ पे होगा तो उस पे चर्चा होगी, कोई कट मोशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो कट मोशन है पढ़ेंगे, यहाँ पे कटौती प्रस्ताव जो है पेश नहीं किया जाएगा, कट मोशन जो है प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जनरल डिस्कशन स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी, डिस्कशन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्रश्न के ऊपर चर्चा की जा सकती है, पर कटौती प्रस्ताव या फिर कट मोशन जो है इस
जनरल डिस्कशन की स्टेज पे जो है वो नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कटौती प्रस्ताव जो है प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये बात समझ आ गई है। अब जो है स्पेशली, ठीक है, सो यहाँ पे ना तो कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही ना ही बजट को सदन के वोट के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, सो वित्त मंत्री को चर्चा के अंत में जवाब देने का बेसिकली अधिकार है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर वे से वित्त मंत्री जो है यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, उसके बाद क्या होगा, डिस्कशन के बाद जो है वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के, वित्त मंत्री के रिप्लाई करने के बाद, बताने के बाद यहाँ पे प्रॉपर वे से फिर जो है यहाँ पे अंत होगा डिस्कशन का। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन ही होगी। ठीक है, सो यहाँ जो है सिर्फ डिस्कशन होगी। दूसरी स्टेज थी हमारी जनरल डिस्कशन की। पहली स्टेज थी प्रस्तुति की, प्रेजेंटेशन स्टेज थी। सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके ऊपर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो जनरल डिस्कशन के ऊपर चर्चा की जाती है और जब प्रस्तुत किया जाता है तभी के तभी उस पर डिस्कशन शुरू नहीं होती है, उस पर 3-4 दिन के बाद डिस्कशन शुरू होती है। और डिस्कशन के बाद तीसरी स्टेज कौन सी होती है, तीसरा जो चरण होता है वो होता है यहाँ पे विभागीय समितियों द्वारा इसकी प्रॉपर वे से समीक्षा करना। ठीक है, सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेज होगी, डिपार्टमेंटल कमिटीज उनकी स्क्रूटनी करेंगी, जांच करेंगी। ठीक है, जनरल डिस्कशन के बाद जाती है यहाँ पे स्पेशली डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास। ठीक है, सो यहाँ पे बजट के बाद, डिस्कशन के बाद कहां जाएगा, डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिपार्टमेंटल कमिटीज के अंदर क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंटल कमिटीज जो है क्लोज बाय क्लोज, हर पॉइंट का यहाँ पे क्लोज बाय क्लोज जो है बेसिकली चर्चा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा 24 डिपार्टमेंटल कमिटी, स्टैंडिंग कमिटीज है, वो क्या करती है, वो यहाँ पे हर तरीके से, ठीक है, सो यहाँ पे हर तरीके से हर पॉइंट पे स्पेशली डिस्कशन के बाद, 3-4 सप्ताह के डिस्कशन के बाद जो है यहाँ पे बेसिकली एक गैप के बाद ये कमिटीज को ये सारा का सारा बजट रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब जो है अब 24 कमिटीज क्या करेंगी, इसकी जांच करेंगी हर तरीके से। ठीक है, सो डिटेल जो है यहाँ पे जांच की जाती है और फिर उस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, सो डिपार्टमेंटल कमिटीज इसको स्क्रूटनी करती है यहाँ पे, फिर उस पे एक रिपोर्ट तैयार करती है। एंड ये जो रिपोर्ट जो है स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा जो तैयार की गई है, ये दोनों सदनों के अंदर रखी जाती है। दोनों सदनों के अंदर बेसिकली अपने विचार, अपने जो विचार है इसके ऊपर आप डिस्कशन कीजिए एंड देन यहाँ पे अपने विचार रखिए। तो ये रिपोर्ट उसके लिए दोनों सदन के अंदर रखी जाती है, प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, सो याद रखिएगा। सो यहाँ पे ठीक है, चलिए अब जो है स्पेशली क्या है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है स्पेशली यहाँ पे डिटेल में चर्चा करती है, इन डेप्थ जो है। देखो होता क्या है कि सदन के अंदर जो है कंप्लीट इन डेप्थ स्क्रूटनी नहीं हो पाती है। ये प्रॉपर वे से इन कमिटीज का काम है कि यहाँ पे कंप्लीट विस्तृत तरीके से, व्यापक तरीके से इसके जो है जांच करे। ठीक है, सो ये किसका काम है, ये काम है यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज का। ठीक है, ये काम किसका है, स्टैंडिंग कमिटीज का। चौथी स्टेज कौन सी होती है, चौथी स्टेज होती है सबसे पहले प्रस्तुत किया, फिर डिस्कशन हुआ, फिर स्टैंडिंग कमिटी के पास गया। चौथी स्टेज है यहाँ पे वोटिंग की। ठीक है, सो अब जाके वोटिंग होगी। ठीक है, सो जब डिपार्टमेंटल कमिटीज ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है, सो अब रिपोर्ट के बाद यहाँ पे क्या राज्यसभा में वोटिंग होगी क्या, सवाल है मेरा। राज्यसभा के अंदर वोटिंग होगी क्या, सो आंसर याद रखिएगा, नहीं होगी। सो वोटिंग कहां पे होगी, लोकसभा के अंदर। ठीक है, सो राज्यसभा के अंदर वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग कहां होगी, लोकसभा के अंदर होगी। यहाँ पे डिपार्टमेंटल कमिटीज के बेसिकली रखने के बाद इसके आधार पे, ठीक है, सो इसके आधार पे जो है वोटिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, सो वोटिंग भाई पीछे बाल लग जाते हैं इसलिए ऐसा होता है स्क्रीन पे बार बार। ठीक है, सो यहाँ पे वोटिंग की जाती है। ठीक है, सो मंत्रालय के अनुसार, ठीक, सो डिमांड्स जो है प्रस्तुत की जाती है मिनिस्ट्री वाइज। ठीक है, सो जैसे मंत्रालयों के अनुसार जो है जो मांगे हैं हर मंत्रालय की, मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री की क्या है, उसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या क्या मांगे हैं। ठीक है, उन मंत्रालयों की क्या क्या मांगे हैं उनके आधार पे स्पेशली जो मांग है उनके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक
ठीक है, किस मंत्रालय की कितनी मांग है, उनके अनुसार जो है लोकसभा के अंदर क्या होता है, वोटिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रॉपर वे से एक डिमांड, ठीक है, सो एक डिमांड ग्रांट कब बनती है, अब तो देखो ग्रांट मतलब कि मैंने मांग की और आपने ग्रांट दे दी। ठीक है, सो यहाँ पे सदन में किसी मंत्रालय के द्वारा कितनी धनराशि की मांग थी, उस मांग को वोट के बाद ग्रांट मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे जब तक उस पे वोटिंग नहीं होगी ग्रांट नहीं मिलेगी। ठीक है, सो बेसिकली मांग विधिवत मतदान के बाद अनुदान जो है बन जाती है। ठीक है, मतदान के बाद ही अनुदान बनती है। ठीक है, ग्रांट बनती है। अब जो है एक चीज याद रखिएगा, प्रॉपर वे से जो डिमांड है, बार बार एक ही बात मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि जो डिमांड होती है ग्रांट्स के ऊपर, अनुदान के ऊपर, ये केवल और केवल लोकसभा का अधिकार है। ठीक है, सो ये एक्सक्लूसिव राइट है लोकसभा का, राज्यसभा के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, सो राज्यसभा के पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। दूसरा जो है केवल और केवल, अब जो है वोट देने का अधिकार किसके पास है, वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की प्रिविलेज होती है, एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज जो है लोकसभा की है। ठीक है, सो ये शब्द कई बार पूछ लेता है। ठीक है, बच्चे घबरा भी जाते हैं, क्या ये जो एक्सक्लूसिव, सीधे सीधे अगर स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, सो सीधे स्टेटमेंट आ जाए कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अधिकार, यस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अधिकार, यस, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा की। तो यहाँ पे जो ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है सिर्फ लोकसभा का अधिकार है, राज्यसभा का अधिकार नहीं है। दूसरा, किस बजट के किस भाग के ऊपर वोटिंग कर सकता है लोकसभा, क्या सारे के सारे बजट के ऊपर वोटिंग होगी, नहीं, सारे बजट पे वोटिंग नहीं होगी। जिस भाग के ऊपर वो, जो भाग वोटेबल भाग है, जिस भाग के ऊपर वोटिंग हो सकती है, केवल और केवल उस भाग के ऊपर ही वोटिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पे सारे के सारे बजट के ऊपर वोटिंग नहीं होती है, केवल कुछ भाग पे ही वोटिंग होती है। ठीक है, जो चार्ज अभी हमने पढ़ा था, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, एक है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो चार्ज वाला भाग है, ठीक है, सरकार का वो व्यय जो भारित होता है संचित निधि के ऊपर, वो भाग, उस भाग पे मतदान नहीं होता है क्योंकि वो वोटेबल पार्ट है ही नहीं, केवल उस पे चर्चा होती है। तो वोटिंग किस पे होगी, ऐसा व्यय, ऐसा जो बेसिकली एक्सपेंडिचर जो मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, केवल और केवल उसी भाग पे मतदान होगा, केवल और केवल उसी भाग के ऊपर ही यहाँ पे वोटिंग होगी। जो भारित है संचित निधि पे, उस पे वोटिंग नहीं होगी। चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर वोटिंग नहीं होगी, मतदान नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आई भाई। वोटिंग की ये चीज याद रखिए। पहली बात, वोट देने का अधिकार एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा की, केवल और केवल लोकसभा का अधिकार है, राज्यसभा के पास वोटिंग का अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सारे बजट के ऊपर वोटिंग नहीं होती है, केवल उस भाग के ऊपर वोटिंग होती है जिस भाग पे वोटिंग हो सकती है। जैसे चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जितना एक्सपेंडिचर सरकार का है उस पे वोटिंग नहीं होगी। मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर सरकार करने वाली है, केवल उसके ऊपर ही यहाँ पे वोटिंग होगी। ठीक है, सो बात समझ आ गई है। इतने भाग के ऊपर वोटिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, देन उसके अलावा याद रखिएगा हर डिमांड के ऊपर, ठीक है, सो हर डिमांड के ऊपर सेपरेटली वोट होगी। ठीक है, सो हर डिमांड के ऊपर सेपरेटली लोकसभा के अंदर मतदान होगा। ठीक है, सो हर मांग पे, प्रत्येक मांग पे लोकसभा के अंदर अलग अलग मतदान किया जाएगा। ठीक है, सो इस चरण के दौरान, ठीक है, सो इस स्टेज के अंदर जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली प्रॉपर वे से याद रखिएगा कि डिस्कशन के बाद, ठीक है, सो यहाँ पे डिस्कशन के बाद जो है वोट होती है। ठीक है, सो यहाँ जो है बेसिकली वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद जो है यहाँ पे
डिस्कशन के बाद वोटिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखिएगा केवल वोटिंग यहाँ पे होती है, ठीक है जी, ये चीज याद रखना। डिटेल डिस्कशन के बाद जो है इस स्टेज पे आके कंप्लीट वोटिंग का काम होता है। अब जो है यहाँ पे देखो स्पेशली क्या कहा जाता है, दे कैन ऑल्सो मूव मोशन टू रिड्यूस और एनी डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली कोई मांग के लिए या फिर कुछ कटौती अगर करनी है तो उसके लिए यहाँ पे मांग की जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मोशन होते हैं उन पे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कई सारे मोशंस जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कई सारे प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। यहाँ पे यदि ग्रांट के अंदर कोई कटौती करनी है, सरकार की किसी पॉलिसी से मेंबर्स जो है सहमत नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कट मोशन जिनको हम कहते हैं, 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं जो हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है, टोकन कट मोशन क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कल की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। सो आज की क्लास में केवल इतनी सी चीजें मुझे डिस्कस करनी थी, रेस्ट चीजें जो है हम कल की क्लास के अंदर चर्चा में करेंगे, ठीक है। सो अभी जो है याद रखिएगा, वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS आप सभी के लिए BPSC और RS के एक स्पेशल बैच लेके आया है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड क्लासेस हमारी शाम को 4 बजे शुरू होती हैं, और उसके अलावा जो भी स्टूडेंट UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा क्लासेस हमारी सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आजाद सर की क्लास रहती है 7 बजे, उसके अलावा हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन 10:30 बजे होता है। IR में आप मुझसे मिलते हैं सुबह 8:30 बजे, जहां पे हम IR पे चर्चा करते हैं। 9:30 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास होती है, 12 बजे इंडियन पॉलिटी, 1 बजे साइंस एंड टेक की क्लास रहती है, CSAT की क्लास 2 बजे रहेगी, एंड उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की क्लास 6 बजे होगी, और रात में 10 बजे यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। उसके अलावा याद रखिएगा BPSC और RS के लिए यहाँ पे क्लासेस के टाइमिंग 4 बजे के बाद से शुरू होती है। 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास, 5 बजे साइंस एंड टेक, 6 बजे CSAT, 7 बजे इंडियन पॉलिटी। ये जो क्लास है हमारी 7 बजे होती है। इसमें हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं पार्लियामेंट, कल जो है हमारा पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एंड देन 8 बजे का समय होता है हिस्ट्री का। उसके बाद जो स्टूडेंट RS की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल के लिए, क्लास हमारी रात में 9 बजे होती है। कलाम सर की क्लास को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे राजस्थान स्पेशल में आप लोगों को बताया जाएगा क्या स्पेशल फीचर्स हैं राजस्थान के, हिस्ट्री, कल्चर, खान पान, रहन सहन, क्या क्या नई स्कीमें, क्या क्या करंट अफेयर से जुड़े चीजें हैं, किन किन देवी देवताओं को राजस्थान के लोग पूजते हैं, ये सारी जानकारी आपको कलाम सर प्रोवाइड करने वाले हैं राजस्थान स्पेशल के अंदर, और क्लास हमारी 9 बजे होगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए, ठीक है। और यदि आपको मेरी क्लास की PDF फाइल चाहिए, मेरी क्लास का कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है UPSC रीना _महिला MEHLA, ठीक है। सो रीना _महिला मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस चैनल पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।